जय हिंद। स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाटिका एजुकेशन में। खान सर का एडीओ का टेस्ट सीरीज चल रहा है। इस क्रम में आज हम लोग चौथा टेस्ट कंप्लीट करेंगे। फटाफट सारे लोग सेशन को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो टेस्ट सीरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगा। साथियों, अगर आपको इस टेस्ट का पीडीएफ चाहिए तो परीक्षा वाटिका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर मिल जाएगा आपको। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नाम, परीक्षा वाटिका। ये टेलीग्राम चैनल है और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर अगर चाहिए आपको तो ये नंबर है 8676934039। इस नंबर पर भी व्हाट्सएप करके आप लोग ये पीडीएफ ले सकते हो। जो बच्चे बिहार एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गया है एडुटेरिया की तरफ से। जाइए ज्वाइन कीजिए या फिर इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। नंबर यही रहेगा 8676934039। साथियों, अगर आप भी यूपी से बीएड करना चाहते हैं 2026 से 28 सेशन में एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल हो रहा है। 60,000 में आपका बीएड हो जाएगा, जहां दलाल 80 से 85,000 रुपए लेते हैं, उसके बाद भी एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए भी सेम नंबर है 8676934039, या नीचे आपको शो हो रहा होगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए या फिर कॉल करके इसके बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हो आप। चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग सेशन को लाइक कर लिए हो, शेयर कर दिए हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग शेयर कर लेना। पहला प्रश्न है हमारा, भारत में यूरोपीय आगमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए और कहा जा रहा है कौन से कथन सही है। पहले 1 बाय 1 स्टेटमेंट को यहाँ पर रीड करते हैं। पहला स्टेटमेंट है 17 मई 1498 को पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? ये सही में ये पहुंचा था, तो यहाँ पर ये हो जाएगा सही वाला, 1 नंबर वाला सही है यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर देखिए क्या है, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। बिल्कुल ये भी सही दिया गया है। तीसरा है, अल्मीडा को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ये वाला यहाँ पर गलत दिया गया है। ये ना वायसराय जो फ्रांसिस्को अल्फांसो डी बुकर्क जो नियुक्त हुआ था इसके बाद, तो 1509 में वायसराय बना था। 1510 में इसने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान को गोवा छीन लिया। फिर भारत में पुर्तगाली स्थायी रूप से बसना चाहता था यहाँ पर, कि हम यहीं पर आकर के बस जाएंगे। फिर सैनिक जो थे, इसने अपने सैनिक को भारतीय स्त्री से विवाह करने के लिए यहाँ पर प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। एक महत्वपूर्ण सुधार था ये। फिर उसके बाद अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया और 1515 में इसका डेथ हो जाता है। तो ये वाला यहाँ पर जो स्टेटमेंट जो है ना गलत हो जाएगा, तीसरा वाला। तो केवल पहला और दूसरा यहाँ पर सही है। देखिए यहाँ पर कूट की सहायता से देखते हैं, पहला और दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। और ये पूरा जो टेस्ट है ना सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री और करंट अफेयर्स का था। इससे पहले जो टेस्ट हुआ था एंशिएंट और मिडाइवल का हुआ था, वो भी जाकर के देख लेना इसी चैनल पर, वहां पर मिल जाएगा वीडियो इसका। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, अब सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ हमारा है, भारत में पुर्तगालियों की राजधानी आधिकारिक तौर पर कोचीन से गोवा स्थानांतरित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नीनो दी कुन्हा को। 1534 में बेसिन और 1535 में द्वीप पर अधिकार करता है। फिर पांडिचेरी पर कब्जा करने के लिए यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली बनता है, ठीक, जिसमें भारत में तंबाकू, आलू, मक्का, पपीता, मूंगफली, काजू, अनानास, अमरूद ये सब ले जाया करता था यहाँ से, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संगठन के समय भारत का मुगल शासक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अकबर, इस समय शासन काल में था। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आती है? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। बाबर कब आ जाता था? बाबर आया 1526 में, स्थापना करता है। फिर 1611 में मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। और 1613 में सूरत में कंपनी डालता है। फिर यहाँ से आगे विस्तार करते जाता है। विस्तार करने के क्रम में फिर ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर बनता है जॉन चाइल्ड, जो औरंगजेब से भारत को निष्कासित कर दिया जाता है। ये सारा चीज आपको फैक्ट याद रखना है। अगला देखिए, स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आने वाला यूरोपीय शक्ति कौन थे? ये था फ्रांसीसी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी कंपनी देश इंदेश मंत्री कोलवर्ट के प्रयास से आया था, ठीक है। और 1664 ईस्वी में कब आया था? 1664। आगे देखिए, डचों ने अपने प्रथम फैक्ट्री की स्थापना भारत में कहाँ की थी? इसके फैक्ट्री की स्थापना हुआ था मसूलीपट्टनम, जिसको मछलीपट्टनम भी कहा जाता है। डच की पहली बंगाल में पहला कंपनी बना था। 1627 में पीपली में स्थापित किया था। कहां पर? पीपली, जगह का नाम है पीपली। तो पीपली कहां पर है भाई? तो ये मछलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम का पीपली जगह नाम है। और ईयर क्या था? 1627, याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस युद्ध द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लासी का युद्ध। कब होता है प्लासी का युद्ध भाई? तो प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 ईस्वी को होता है, जहां पर युद्ध बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला ब्रिटिश सैनिक के बीच लड़ा जाता है।
और ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव इसका नेतृत्व कर रहा था। आगे देखिए, बक्सर का युद्ध किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? तो बक्सर वाला युद्ध जो हुआ था, ये हुआ था शाह आलम द्वितीय था, विकल्प बी हो जाएगा। और डेट था बक्सर युद्ध का 22 अक्टूबर 1764 को। इसी युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हो जाती है, कब? 1765 में। फिर शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब मीर कासिम राज में लड़ाई लड़ता है, तीन तरफ से एक, और इधर एक ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहा था कौन? हेक्टर मुनरो इसका नेतृत्व कर रहा था। और दूसरी तरफ संयुक्त सेना थी, जो मैंने बताया आपको, मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला था और शाह आलम द्वितीय, ठीक है, जो ये था मुगल शासक था, शाह आलम द्वितीय। इसके बाद इसका हार हो जाता है, फिर संधि होता है। तो पहला संधि होता है 12 अगस्त को, जो इलाहाबाद की संधि होती है, दो संधि होती है, दोनों संधि होते हैं 1765 में। तो पहला संधि, इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त को जो होता है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ होता है, शाह आलम द्वितीय के साथ होता है, जहां पर क्या करता है, कंपनी मुगल सम्राट को 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देना स्वीकार कर लेता है। और अवध से नवाब, जो अवध का नवाब था, इससे कड़ा और इलाहाबाद का जिला लेकर के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को, अंग्रेज को सौंप दिया जाता है। फिर दूसरा संधि होता है इसी क्रम में 16 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की दो संधियां होती है, एक तो 12 अगस्त को, एक 16 अगस्त को। जो 16 अगस्त को संधि होता है, तो ये होता है अवध के नवाब के साथ, जिसमें 50 लाख रुपए दिए जाने की बात कही गई थी। इलाहाबाद और करा का क्षेत्र जो दिया था उसको, वो अवध का शेष क्षेत्र जो नवाब के पास है, वो वापस लौटाने की बात कही गई। फिर अवध की सुरक्षा हेतु कंपनी क्या किया, एक अंग्रेजी सेना अवध के नवाब के खर्च पर रखेगी कि आपका खर्चा रहेगा, हम अपनी सेना देंगे आपकी रक्षा के लिए। फिर कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई। अंग्रेज बोला कि हम तो तुमको सुरक्षा देंगे, लेकिन सुरक्षा देंगे इस क्रम में मुझे क्या मिलेगा? तुम मुझे टैक्स फ्री व्यापार करने दो यहाँ पर। तो ये सारा चीज हो जाएगा बक्सर के युद्ध के बाद, इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। चलिए इसको इरेज कर लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में किस ब्रिटिश जनरल ने हराया था? राइट आंसर हो जाएगा सर आयरकुट, विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा, आयरकुट हराया था। और हैदर अली का जन्म कब हुआ था? 1722 ईस्वी में। कब हुआ था हैदर अली का जन्म? 1722 में। फिर खांडेराव नामक ब्राह्मण इसको अपना क्या करता है? शिक्षा सलाहकार नियुक्त करता है इसको, ठीक। फिर 1755 में डिंडीगुल का फौजदार बनता है और फ्रांसीसी की सहायता से जो आधुनिक शस्त्रागार था उसको स्थापित करके 1761 में मैसूर का संस्थापक बन जाता है, शासक बन जाता है। फिर अंग्रेज और हैदर अली के बीच दो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, ठीक है। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक होता है? 1767 से 69 होता है, जहां पर मद्रास की संधि होती है। कौन सी संधि होती है? पहला में मद्रास की संधि होती है। फिर दूसरा युद्ध होता है 1780 से लेकर के आंग्ल मैसूर युद्ध होता है दूसरा, यहाँ पर मंगलौर की संधि हो जाती है, दूसरे में मंगलौर की संधि होती है। फिर तीसरा जब होता है, तो तीसरे युद्ध में क्या होता है? श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। और चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है। ये सारा फैक्ट्स आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। निम्नलिखित में से किस युद्ध की समाप्ति के लिए सालबाई की संधि उत्तरदायी है? ये हो जाएगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। और तीन आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था। पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक? 1775 से 82 तक। वॉरेन हेस्टिंग इस समय गवर्नर था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स होगा। चलिए फिर से लिख देते हैं, हेस्टिंग्स इस समय गवर्नर था। दूसरा आंग्ल मैसूर कब होता है? ये 1803 से लेकर के 5 तक होता है। यहां इस समय लॉर्ड वेलेस्ली था। कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था गवर्नर। तीसरा यहां पर कहा जा रहा है कर्नाटक युद्ध, तो कर्नाटक युद्ध की चर्चा करना ही नहीं है। चौथा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ ही था, 3 ही आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था। तो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध अगर पूछा जाए, अगर थर्ड वाला पूछा जाए कब हुआ था, तो थर्ड वाला हुआ था भाई 1817 से 18 के बीच। लॉर्ड हेस्टिंग्स था उस समय। कौन था गवर्नर? लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। ये सारा फैक्ट्स आपको याद रखना होगा। तो इसका ऐसे जवाब हो गया पहला, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ सूची में प्रमुख घटना दिया गया, दूसरी तरफ गवर्नर जनरल या वायसराय दिए गए हैं। मैं बार बार बोलता हूं कौन सा वायसराय कब आया, कौन कौन सा कांड किया, भाई कांड उसका देख लो। तो पहला आंग्ल सिख युद्ध जो कांड किया है, इस समय कौन था गवर्नर? तो बताइए। तो पहला आंग्ल सिख युद्ध के समय लॉर्ड हार्डिंग था गवर्नर, तो तीसरा हो गया ये। और आगे देखिए क्या है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, तो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध होता है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ये दूसरा हो गया भाई। अब यह प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, तो पहला आंग्ल बर्मा युद्ध एमहर्स्ट था, ठीक है, एमहर्स्ट था, ये सही हो जाएगा। फिर प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की बात कही जाए
तो पहला आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में। तो यहाँ पर जो मिलान करके आएगा क्या आएगा भाई, पहला का तो तीसरा हो गया, दूसरा का दूसरा हो गया, पहला का तीसरा, दूसरा का दूसरा, तो ये वाला डी वाला यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, क्लियर यहाँ पर सही हो जाएगा। ये जो ना तीन चीज ध्यान रखना है आपको, आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था देख लीजिए, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, आंग्ल सिख वाला, आंग्ल सिख देख लेना आप लोग, जो दो हुआ था, पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ था लॉर्ड हार्डिंग था, दूसरा हुआ था तो लॉर्ड डलहौजी था। फिर आंग्ल बर्मा देख लेना, दूसरा देख लेना आप लोग आंग्ल बर्मा, आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था इसमें तो दो हो गया, तो दो गवर्नर होगा, आंग्ल बर्मा हो गया तो तीन हो गया। तो पहला आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था तो लॉर्ड एम हर्स्ट था, दूसरा जब आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था तो डलहौजी था, तीसरा जब हुआ था तो डफरिन था उस समय। फिर अफगान देख लेना, आंग्ल अफगान युद्ध जब हुआ था, आंग्ल अफगान, आंग्ल अफगान युद्ध की बात कही जाए तो दो युद्ध हुआ था। तो पहला आंग्ल अफगान युद्ध जब हुआ था तो लॉर्ड ऑकलैंड शासन में था, फिर दूसरा जब हुआ था तो लॉर्ड लिटन था, फिर चौथे में आप लोग देख लेना आंग्ल मराठा। ठीक है, क्या देखना है आप लोग को, आंग्ल मराठा। आंग्ल मराठा कितना हुआ था तो तीन, अभी मैंने बताया। पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स था, दूसरा आंग्ल मराठा हुआ था तो लॉर्ड वेलेस्ली था, तीसरा जब हुआ था तो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। अब पांचवें में आपको देख लेना है आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन सा देखना है भाई, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध। तो आंग्ल मैसूर युद्ध कितना, चार होगा। तो पहला जब हुआ था तो मद्रास का गवर्नर का काल वहां पर शुरू हुआ था, दूसरा जब हुआ था वॉरेन हेस्टिंग्स था शासन काल में, फिर तीसरा जब हुआ था तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, चौथे समय में लॉर्ड वेलेस्ली था जब उस समय टीपू सुल्तान मारा जाता है। ठीक है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो ये चीजें ध्यान रखना है, कॉमन रूप में आपको देख लेना है वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में, पहला आंग्ल मराठा युद्ध और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, दोनों के समय वॉरेन हेस्टिंग्स शासन काल में था। तो ये सारा फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11वां प्रश्न है हमारा, भारत में दास प्रथा का अंत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया। दास प्रथा का अंत हुआ था, ये हुआ था एलन बरो के शासनकाल में, पहला विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, इस समय यही शासनकाल में था। अगला देखिए, 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रमुख पुस्तक या नाम है यहाँ पर द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 1859 किसके द्वारा लिखा गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा, यहाँ पर यही राइट आंसर हो जाएगा। डेट भी दिया गया 1857 से 59 के बीच ये बुक लिखी गई थी, ये डेट भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर पहले सूची में दिया गया है 1857 के विद्रोह का प्रमुख स्थान और दूसरे में दिया गया संबंधित नेतृत्वकर्ता, मतलब कौन सा स्थान था, उससे संबंधित नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो लखनऊ से नेतृत्व कौन कर रहे थे भाई, ये बता दो। तो लखनऊ से बेगम हजरत महल कर रहे थे, तो यहाँ पर बेगम हजरत महल किधर है भाई, चौथा हो गया। उसके बाद फैजाबाद, तो फैजाबाद से कर रहे थे मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे, ये हो जाएगा। इलाहाबाद से आप सभी को पता है लियाकत अली कर रहे थे, कौन कर रहे थे, लियाकत अली। और बरेली से खान बहादुर खान यहाँ पर इसका नेतृत्व कर रहे थे। इस तरह आगे भी देख लेना, और भी है, जैसे कि दिल्ली से पूछ दिया जाएगा, अगर दिल्ली वाला आ जाएगा तो बहादुर शाह जफर कौन कर रहा था, बहादुर शाह जफर, इनके साथ था बख्त खान, बख्त खां था। ठीक है, दिल्ली से। कानपुर से अगर पूछ दिया जाए, कानपुर से नेतृत्व कौन कर रहा था, तो नाना साहब कौन कर रहे थे, नाना साहेब प्लस तात्या टोपे, तात्या टोपे या टोपे जो भी हो। फिर अगर आपको जगदीशपुर बिहार से पूछ दिया जाए, जगदीशपुर, ठीक, जो बिहार का है, आरा का क्षेत्र है, जगदीशपुर से कौन कर रहे थे, तो वीर कुंवर सिंह कर रहे थे भाई, वीर कुंवर सिंह। और इनके साथ थे इनके भाई अमर सिंह, इन दोनों मिलकर नेतृत्व कर रहे थे बिहार के जगदीशपुर से। और झांसी से आप सभी को पता है, झांसी से कौन रही थी, लक्ष्मीबाई कर रही थी, झांसी से लक्ष्मीबाई कर रही थी, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व कर रही थी। ठीक, यहां पर मिलान तो हो गया भाई। तो मिलान करने के बाद क्या आया, पहला का चौथा हो गया, दूसरा का दूसरा हो गया। तो पहला का चौथा, दूसरा का दूसरा, यहां पर कौन सा होगा बताइए जरा, कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर पहला का चौथा, दूसरा का दूसरा, फिर तीसरा पहला, ये विकल्प सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 4 2 3 और 1, ये तो सही है ना, 4 2, फिर पहला का तीसरा हो गया, चौथा का पहला हो गया, 4 2 3 और 1 सही है बिल्कुल। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता कौन था। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा जदोनांग था, विकल्प ए राइट आंसर हो गया इसका।
और कुछ जनजातीय विद्रोह है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है, वो मैं लिख देता हूं। ठीक, पहला लिख लीजिएगा आप लोग, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह कहां पर हुआ था? तो भाई ये हुआ था बंगाल में। बंगाल में हुआ था, कब से कब तक? 1763 से 1800 तक हुआ था। और नेतृत्व कौन कर रहा था? मजनून शाह और देवी चौधरानी। कौन कर रहा था नेतृत्व? मजनून शाह प्लस देवी चौधरानी। स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग या फिर देख लेना जैसा हो। पहला ये हो गया। दूसरा लिखिएगा आप लोग, पाइक विद्रोह। कौन सा? पाइक विद्रोह। पाइक विद्रोह कहां हुआ था भाई? तो ये हुआ था उड़ीसा। उड़ीसा लिखिएगा। कब से कब तक? 1817 से 1825 तक हुआ था। नेतृत्व बख्शी नाम था उनका, बख्शी जगबंधु विद्याधर। जगबंधु विद्याधर, विद्याधर उनका नाम था। तीसरा देख लीजिए कौन था? फराइजी विद्रोह, जिसको फराइजी आंदोलन के नाम से भी जानते हो। तो फराइजी आंदोलन कहां हुआ भाई? तो ये हुआ था बंगाल के क्षेत्र में हुआ था, 1838 से 1857 तक। नेतृत्व हाजी शरीयतुल्लाह और दाद मियां कर रहे थे। कौन कर रहे थे? हाजी शरीयतुल्लाह, प्लस इनके साथ कौन थे? दादू मियां। दादू मियां इसके साथ नेतृत्व कर रहे थे। चौथा लिख लीजिएगा, अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह, विद्रोह अपना नोट कर ले लेना। ये हुआ था कहां पर? असम में। आप सभी को पता है अहोम असम में हुआ था। और ये डेट था 1828 से 1833 का। नेतृत्व कौन कर रहा था? गोमधर कुंवर, उनका नाम था गोमधर कुंवर, ये नेतृत्व कर रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। एक और आगे लिखना है आपको, कोल विद्रोह। ये सब ना इंपॉर्टेंट है, मिलान करने भी दरोगा में दे दिया था, सेम टू सेम। ठीक है, छोटा नागपुर में हुआ था भाई ये कोल विद्रोह। छोटा नागपुर में हुआ था 1831 से 32 के बीच। बुद्धो भगत नेतृत्व कर रहे थे। क्या नाम था उनको? बुद्धो भगत। छठा देखिए, हूल लिखिएगा, हूल या संथाल। हूल या संथाल विद्रोह। तो हूल या संथाल विद्रोह किधर भाई? तो संथाल परगना क्षेत्र हुआ था, झारखंड। संथाल परगना लिख लेना आप लोग, संथाल परगना क्षेत्र का नाम है ये। कब से कब तक हुआ? 1855 से 56 के बीच हुआ था। ठीक, तो सिद्धो कान्हो कर रहे थे, नाम था उनका सिद्धो प्लस कान्हो या कान्हो, कान्हो लिख लीजिए। चलिए सातवां लिखना है आपको, मुंडा विद्रोह। ये तो सबको पता होगा, छोटा नागपुर क्षेत्र में, छोटा नागपुर का क्षेत्र था। 1899 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा इसका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, कौन कर रहे थे? बिरसा मुंडा नेतृत्व कर रहे थे। इसी तरह ना आप लोग देख लेना एक बार, पावना का देख लेना। पावना विद्रोह कहां हुआ था? तो पावना हो जाएगा बंगाल का। तो बंगाल वाला 2-3 हो गया भाई, इसको मिलान करने में ना आप लोग को आसानी होगा अगर बंगाल का एक जगह इकट्ठा कर लोगे। 1873 से 76 हुआ था पावना विद्रोह। और ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय, यहाँ पर जगह नहीं है मैं बोल देता हूँ, ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय, शंभुनाथ पाल, ये कर रहे थे। फिर एक लेना लिख लेना आप लोग, कूका आंदोलन। कूका आंदोलन जो कि पंजाब क्षेत्र में हुआ था, ये थोड़ा हटके है। पंजाब क्षेत्र में 1840 से 72 तक बहुत लंबा चला था। और भगत जवाहर मल इसका नेतृत्व कर रहे थे। भगत जवाहर मल इनका नेतृत्व कर रहे थे। तो ये सारा फैक्ट्स आपको याद रखना है। यहाँ पर मैं इसको जूम आउट कर दूं थोड़ा सा। ये सारा फैक्ट्स आप लोग ऐसा कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसका पीडीएफ तो मिल ही जाएगा आप लोग को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट दिया गया, कहा जा रहा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है। चलिए 1 बाय 1 स्टेटमेंट को पहले पढ़ा जाए, उसके बाद देख लेंगे कौन सा सही है भाई या कौन सा गलत होगा इसमें से। एक क्वेश्चन छूट गया क्या? ये तो हो गया 15। हाँ देखिए यहां पर ना ये वाला प्रश्न छूट गया था क्योंकि हम लोग ना ये वाला क्वेश्चन किए थे। ठीक, तो 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किसे डंका शाह के नाम से भी जाना जाता था? डंका शाह के नाम से जाना जाता था मौलवी अहमदुल्ला शाह को। अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। चलिए क्वेश्चन तो रीड कर चुके हैं, राजा राम मोहन राय से संबंधित कथन पर विचार करना और कौन सा सही है पूछा जा रहा था। तो पहला स्टेटमेंट पढ़िए, यहाँ पर क्या है? इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। ये वाला सही है गलत है बताओ आप लोग। तो बिल्कुल सही दिया गया है ये वाला पहला स्टेटमेंट। 19th सेंचुरी में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रदूत थे ये, और राजा राम मोहन राय ही थे।
और पत्रकारिता की दुनिया में भी ये बिल्कुल आगे थे, तो इसलिए इनको पत्रकारिता की दुनिया का बादशाह भी कहा जाता है। तो ये वाला सही है भाई। दूसरा देखिए, इनके द्वारा कलकत्ता में 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, बिल्कुल सही है। डेविड हेयर के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। फिर 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके साथ मिलकर किए थे? तो डेविड नाम था उसका, डेविड हेयर, इसी के साथ मिलकर के 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। फिर 1825 में वेदांत कॉलेज की। चौथा है, फारसी भाषा में इन्होंने तूफत उल मुवाहिदीन की रचना की थी। तो ये वाला भी स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। फिर इनका और भी देखा जाए तो 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना किया। इनके बारे में जो भी फैक्ट्स है नोट कर लेना है। 1828 में ब्रह्म समाज, किसका? ब्रह्म समाज, नोट कर लेना आप लोग। फिर एक चीज और है, 1821 वाला मामला इनका याद है। बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था उनका, उसका नाम था संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, इनके द्वारा ही संपादन किया गया था। फिर सती प्रथा का व्यापक आलोचना भी किया था इसी में, और इस प्रथा के विरुद्ध अभियान भी चलाया था। तो यहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट दिए गए भाई, सारे के सारे यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर सारे होना चाहिए। कौन सा है? 1, 2, 3 और 4, विकल्प डी करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए। यहाँ पर कहा जा रहा प्रमुख संगठन दिया गया पहले सूची में, दूसरे में संगठनकर्ता। मिलान कीजिए फटाफट। प्रार्थना समाज किससे संबंधित है भाई? तो इसकी स्थापना आचार्य केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग करते हैं। तो आत्माराम पांडुरंग भाई चौथा हो जाएंगे ये। और अगला है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1866 में होती है। दादा भाई नौरोजी लंदन में करते हैं। तो दादा भाई नौरोजी करते हैं कब? 1866 ईस्वी में। कहां पर करते हैं भाई? तो लंदन में करते हैं। कहां पर? लंदन में करते हैं। अगला है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन जो होगा कलकत्ता में स्थापना होता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में। तो ये हो जाएगा। डेट कब का था? 1876 ईस्वी में। कहां पर? कोलकाता, कोलकाता, ठीक। इंडियन लीग की स्थापना कब होती है? 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा। 1875 ईस्वी में होती है इंडियन लीग की स्थापना, ठीक, शिशिर कुमार घोष के द्वारा। और जिसका मतलब था कि राष्ट्रवाद की भावना पर विकास करके राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए। फिर अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा किया गया था, शिशिर कुमार घोष के द्वारा ही। किसका? अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष के द्वारा ही संपादित किया गया था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा करेक्ट इसका 4, 3, 1 और 2, विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किसे भारत का मार्टिन लूथर की उपमा दी जाती है? तो मार्टिन लूथर की उपमा जो दी जाती है ये दयानंद सरस्वती को दी जाती है। तो विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि 1875 ईस्वी में क्या हुआ था? तो दयानंद सरस्वती मुंबई में आर्य समाज की स्थापना करते हैं। कहां पर? आर्य समाज स्थापना कहां पर होता है 1875 में? भाई ये होता है मुंबई में। किनके द्वारा? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया जाता है 1875 ईस्वी में। जिस समय कुछ समय बाद क्या होता है? आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर कर दिया जाता है। कब? कहां पर? लाहौर। 1877 में मुंबई से लाहौर स्थानांतरित कर दिया जाता है। जिसके बाद लाला हंसराज, लाला लाजपत राय और भाई परमानंद ये सभी आर्य समाज के नेता बनते हैं। ये सारा फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है। 1875 ईस्वी में ही दयानंद सरस्वती के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, सत्यार्थ प्रकाश। उसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग सही से देखिएगा यहाँ पर 1875 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की ही रचना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया कहा जा रहा है कौन सा ऐसे सही है। तो पहले 1 बाय 1 स्टेटमेंट को यहाँ पर रीड करना है हम लोगों ने। पहले रीड करते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, बाद में देख लेंगे, यहाँ पर जो भी सही होगा देख लेंगे। पहला यहाँ पर, इसका गठन दिसंबर 1885 में एक अवकाश प्राप्त अधिकारी A.O. ह्यूम द्वारा किया गया। किसका? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा है, प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था तथा बाल गंगाधर तिलक के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। तो पहले ने इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था और बाल गंगाधर तिलक के सुझाव पर नहीं, बल्कि दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदला गया था। तो यहाँ पर ये गलत कर दीजिएगा, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर ये चेंज किया गया था। दादा भाई नौरोजी, इनके सुझाव पर ये चेंज हुआ था। तो भाई इस वजह से दूसरा गलत हो गया। तीसरा देखिए क्या है, बंबई में आयोजित प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी और सचिव A.O. ह्यूम थे।
बिल्कुल सही दिया गया है। ये तीसरा स्टेटमेंट है, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। चौथा देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस अधिवेशन को 3 दिन का तमाशा कहकर संबोधित किया। ना बाबा, ये गलत दिया गया है, क्योंकि ये बंकिम चंद्र चटर्जी नहीं कहे थे। बंकिम चंद्र चटर्जी का कथन है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये कहा था। और ये अश्विनी कुमार दत्त का स्टेटमेंट है। ये वाला स्टेटमेंट जो है अश्विनी कुमार दत्त का है कि 3 दिन का तमाशा है। किसका है? अश्विनी कुमार दत्त का कथन है, तो ये गलत हो गया। तो पहला और तीसरा सही था, पहला सही था और तीसरा सही था, दूसरा चौथा गलत है। क्या पूछा जा रहा था, कौन सा सही है? तो पहला और तीसरा केवल 1 और 3, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। चलिए आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा, यहां पर कोई भी नहीं होगा, क्योंकि 1938 गुजरात के हरिपुरा, 1938 गुजरात के हरिपुरा, और फिर क्या 1939 में मध्य प्रदेश के त्रिपुरी। ठीक, 1939 और यहाँ 1938, एक से अधिक होना चाहिए ना, एक से अधिक, विकल्प डी करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे देखिए, बंगाल विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, बंगाल विभाजन के संबंध में यह कथन किसका है? तो आसान सा जवाब हो जाएगा, यह स्टेटमेंट जो दिया गया है, यह दिया गया है किनके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा इसका रास बिहारी बोस के द्वारा। वर्ष 1908 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहां आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अमृतसर में। और इसी अधिवेशन में पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी, जिसे लॉर्ड मिंटो ने 1909 में स्वीकार लिया था। कौन था? लॉर्ड मिंटो। कब स्वीकारा था? 1909 में, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को। अमृतसर अधिवेशन का ही बात है ये। अगला है, होम रूल लीग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उसके बाद पूछा जा रहा है कौन सा ऐसे सही है या है। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर पढ़ते हैं, क्या दिया गया है? होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने की। भाई ये सही दिया गया है। बाल गंगाधर तिलक 1916 में पूना में, और एनी बेसेंट सितंबर 1916 मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक भाई कब? 1916, जगह का नाम पूना। फिर एनी बेसेंट का बात आएगा तो भाई कब? 1916, लेकिन महीना था सितंबर का। ठीक है, और इनका महीना था अप्रैल का, ये ध्यान रखना है आप लोग को। और इनका था मद्रास में। कहां पर? मद्रास में स्थापना करते हैं ये। तो ये वाला सही है। दूसरा देखिए, एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग के सचिव एनसी केलकर थे। तो इनके सचिव ना जॉर्ज अरुंडेल थे। जॉर्ज अरुंडेल, केलकर जी नहीं थे, जॉर्ज अरुंडेल थे। तो ये वाला गलत हो गया। बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे, तो भाई उल्टा दिया गया है यहाँ पर। इनके सचिव एनसी केलकर और अध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिक। तो इसके सचिव जो थे, सचिव कौन हो जाएंगे? तो भाई इनके सचिव हो जाएंगे एनसी केलकर, जो ऊपर लिखा था एनसी केलकर। और अध्यक्ष पूछ दिया जाए, इनके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष जो बने थे, इनका नाम था जोसेफ बैप्टिस्ट। जोसेफ बैप्टिस्ट किसके? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, उसके अध्यक्ष। तो भाई यहां पर केवल एक ही सही है, यहां पर तीसरा भी गलत हो जाता है इसके साथ। तो केवल एक करेक्ट हो गया, केवल एक, ऑप्शन ए। अगला देखिए, राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है, यह कथन गांधी जी द्वारा कब व्यक्त किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डांडी नामक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने के समय ये बोले थे गांधी जी। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? कमेंट करना, बहुत तो बच्चों वाला प्रश्न। जगह का नाम भी कमेंट कर लेना आप लोग। आगे देखिए, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा इसका, विरोध करने वाला जो उस समय कौन था इसमें से? तो एनजी रंगा थे, विकल्प सी, एनजी रंगा ने विरोध किया था। राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारिख, महादेव देसाई, मजरुल हक, ये सब ना गांधी जी के सहयोगी थे, क्योंकि और राजकुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण गए थे गांधी जी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा ऐसे सही है या है। 1 बाय 1 स्टेटमेंट पढ़ना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर देखिए कौन सा सही होगा। पहला स्टेटमेंट है, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना 23 मार्च 1919 को की थी, बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था, तो ये सही दिया गया है। बताओ आप लोग, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था भाई? बताना आप। 24 फरवरी 1919 को तो ये हो गया। सत्याग्रह की स्थापना 23 मार्च 1919 नहीं होना चाहिए, 24 फरवरी होना चाहिए। 24 फरवरी, ये गलत दिया गया है, 24 फरवरी होना चाहिए 1919 को।
तो ये गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट गलत है भाई। दूसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित होता है, बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट है इस हत्याकांड के विरोध में शंकरन नारायण को नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी, ये वाला स्टेटमेंट जो है सही है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटाया था। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की वापस की थी उपाधि। तो तीसरा गलत हो गया, केवल दूसरा सही है, तो केवल 2 विकल्प पे करेक्ट हो जाएगा यहां पर। चलिए आगे देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित हंटर आयोग के भारतीय सदस्यों में से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? नहीं को कोड कीजिए, और हंटर आयोग के संबंध में पूछा जा रहा है यह प्रश्न, ये भी ध्यान रखना है। तो ये इसमें से भूला भाई देसाई इसमें शामिल नहीं था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, 379 लोगों की हत्या होती है यहाँ पर। कितने? 379 लोग यहाँ पर हत्या होती है, मृत्यु हो जाती है इनकी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? ये कौन सा आंदोलन था? इस आंदोलन का नाम है असहयोग आंदोलन। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था भाई? कमेंट करना आप लोग। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहला है प्रमुख संगठन सूची 1 में, दूसरे में मुख्यालय दिया गया है। स्वदेशी सेवक होम का मुख्यालय कहाँ था, ये आप लोग बताना जरा। तो ये वैंकूवर कनाडा में था, वैंकूवर जो कि कनाडा में पड़ता है। कहां पर है? कनाडा में पड़ता है। और इसकी स्थापना तारकनाथ दास करते हैं। स्वदेशी सेवक होम का स्थापना तारकनाथ दास के द्वारा किया जाता है। ठीक, यूनाइटेड इंडियन हाउस जो है इसकी स्थापना सिएटल यूएसए में है, सिएटल यूएसए। ठीक है, ये ना अमेरिकी भूमि पर भारतीय छात्र और मजदूर को एकत्रित करने का आंदोलन था, और इसका संचालन भी तारक दास और उनके समूह वाले करते हैं। तो इसका संचालन भी तारक दास करते हैं। युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को यूएसए में है। ये कहां पर है? ये भी यूएसए का मामला है, और जो युगांतर आश्रम भी कहलाता है। और गदर जो प्रकाशित हुआ था पत्रिका, इसी में प्रकाशित हुआ था, इसी के बारे में। आईएनए या आजाद हिंद फौज आप सभी को पता है, रंगून का मामला है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में। रंगून कहां पड़ता है? बर्मा। कहां पर? बर्मा, म्यांमार में, म्यांमार का है। और किससे संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस से। तो यहाँ पर मिलान करने के बाद क्या आना चाहिए भाई? तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, पहला का हो गया दूसरा, दूसरा का हो गया चौथा। पहला का दूसरा, दूसरा का चौथा, चौथा ही हुआ ना? हाँ चलिए, पहला यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, पहला का दूसरा, दूसरा का चौथा, पहला तीसरा। चलिए आगे देखिए, विनायक दामोदर सावरकर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट दिया गया, कौन सा ऐसे सही है? ये तो बिल्कुल पढ़ना है, कभी कभी असत्य दे दिया जाता है। देखिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पर पढ़ लेते हैं। पहला क्या दिया गया यहाँ पर? पहला देखिए, भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से सावरकर ने मैजनी की जीवनी लिखी थी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा यहाँ पर इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक लिखी थी, ये भी सही दिया गया है। तीसरा, इन्होंने अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। तो अनुशीलन समिति का गठन किया गया था 1902 ईस्वी में। एक चीज तो ध्यान रखना है, 1902 में स्थापना होता है, और पी मित्र करते हैं, पी मित्रा द्वारा किया जाता है। यहाँ पर दामोदर सावरकर तो इसकी रचना करते नहीं है। ठीक है, तो ये वाला तो गलत हो गया तीसरा। पहला और दूसरा सही है, केवल 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। 1930 के दशक में किसान आंदोलन से जुड़े क्षेत्र और नेताओं की नीचे दी गई जोड़ी में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं होगा, बताइए आप लोग। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्वामी रामानंद संयुक्त प्रांत से संबंधित है। 1930 के दशक में जो विभिन्न हिस्सा में किसान आंदोलन चलाया जा रहा था, तो यहाँ पर संयुक्त प्रांत से ना होकर के हैदराबाद से थे। ये कहां से थे? ये हैदराबाद से थे, इसलिए गलत हो जाता है। तो इसीलिए सुमेलित नहीं पूछा जा रहा था ना, तो गलत हो गया। स्वामी रामानंद संयुक्त प्रांत से, ये हैदराबाद से थे। आगे देखिए, साइमन कमीशन का प्रथम बार भारत आगमन कब हुआ था? डेट कब था बताइए। तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को आया था, तो पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखिए, नेहरू रिपोर्ट द्वारा की गई अनुशंसाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है, ये पूछा जा रहा है। तो स्टेटमेंट को पढ़िए और बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। पहला यहाँ पर भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। तो नेहरू रिपोर्ट जो तैयार हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की अनुशंसा की ही नहीं गई थी, बल्कि प्रादेशिक स्वायत्तता को ही तत्कालीन लक्ष्य माना गया था, तो ये वाला गलत हो गया। दूसरा है, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान था, तो बिल्कुल सही है। जो फरवरी 1928 में हिंदू महासभा राष्ट्रीय कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मामला था,
मुस्लिम लीग, ये सारे संगठन मिल करके एक सम्मेलन किए थे, जिसमें डॉक्टर M.A. अंसारी की अध्यक्षता में दिल्ली में हुआ था, जो सर्वदलीय सम्मेलन नाम से जाना जाता है। फिर 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में मुंबई में भारत में संवैधानिक व्यवस्थाओं को लागू करने के 9 सदस्यीय समिति की स्थापना की गई थी, जिसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से ही जाना जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ना, ये वाला सही हो जाएगा, दूसरा वाला। तीसरा है अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की मांग की गई थी। तो ये वाला यहाँ पर सही दिया गया, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, जो अल्पसंख्यक के लिए आरक्षित स्थान हो, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र हो, और सभी वयस्क के लिए मताधिकार यहाँ पर दिया जाए, महिलाओं के लिए समान अधिकार हो। ये सारी अनुशंसाएं नेहरू रिपोर्ट में की गई थी, तो यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा। तो दूसरा और तीसरा सही है भाई, केवल 2 और 3 विकल्प सी करेक्ट हो गया। आगे देखिए, वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? ये बताइए किससे संबंधित था? तो विकल्प बी हो जाएगा, डोमिनियन स्टेट से संबंधित था। विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट हो गया। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी पत्रकार 1930 के नमक सत्याग्रह में गांधी जी के साथ रहा तथा पूरी घटना का विवरण प्रस्तुत किया था? तो ये था कौन? वेब मिलर था। ठीक। दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? तो दांडी मार्च की शुरुआत होती है 12 मार्च 1930 को। समाप्त कब होता है? 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हो जाता है। दोनों डेट याद रखिएगा, 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930। अब चलिए हलवा वाला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो इसका जवाब सभी को पता होगा, ये तैयार किया गया था हर्बर्ट इमर्सन के द्वारा। विकल्प बी करेक्ट हो गया। प्रथमतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? विकल्प बी, कराची अधिवेशन, जो 1931 में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, SVP। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा ऐसे सही है? यहाँ पर देखेंगे, पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कूट में कौन सा सही है भाई। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर के द्वारा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग रखी गई थी। तो ये वाला बिल्कुल सही है। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। ये भी सही है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भी भाग लेते हैं। तीसरा है, पूना पैक्ट के तहत स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध किया गया था। ये भी यहाँ पर करेक्ट दिया गया है पूना पैक्ट के बारे में। जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था, अगस्त 1932 में संप्रदाय पुरस्कार की घोषणा भी करता है, जिसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडल में कुछ सीटें आरक्षित की गई थी। ये वाला भी यहाँ पर सही दिया गया है। तो तीनों के तीनों यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, 1, 2 और 3। विकल्प डी यहाँ पर सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? 4 स्टेटमेंट दिए गए, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है ये पूछा जा रहा है। ये हो जाएगा विकल्प सी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष NM जोशी थे। तो लाला लाजपत राय, जोसेफ बैप्टिस्ट, NM जोशी, ये सब ना, इन सब के प्रयास से 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना होता है, और प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे भाई। कौन थे? लाला लाजपत रॉय, इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। चलिए आगे देखिए, 41, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण में के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने समय तक चला था? इसका शासन काल चला था 28 महीने तक। ठीक है, 28 महीने तक शासन चला था। जुलाई 1937 में कांग्रेस असम, बंबई से अपनी सरकार का गठन करता है। आगे चलकर पश्चिम उत्तर प्रांत के कांग्रेस से मिलजुल कर सरकार का गठन हो जाता है। फिर बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी, मुस्लिम लीग, ये सब सरकार का गठन कर लेता है। फिर बिहार में आप एंट्री करोगे तो 1937 में गठित होता है। भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे श्री कृष्ण सिंह, जो सोनपुर वाला मामला आप सभी को याद होगा। ठीक, तो ये सारा फैक्ट्स आपको ध्यान रखना होगा निश्चित रूप से एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। 1938 में गुजरात का हरिपुरा अधिवेशन, ठीक, फिर 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर ये हट जाते हैं। कब? 1939 में पट्टाभी सीतारामैया बनते हैं। तो ये सब ना ध्यान रखना आप सभी को। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में द्विराष्ट्र सिद्धांत की प्रतिपादन किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। कब हुआ था? 1940 में भैया। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, MAJ। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत यह पहली बार स्वीकार किया गया कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान को तैयार करना स्वयं भारतीयों का उत्तरदायित्व होना चाहिए? यह स्टेटमेंट किसका है? तो करेक्ट हो जाएगा, क्रिप्स प्रस्ताव का पार्ट है ये। 22 मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव दिया गया था। 22 मार्च 1942 का मामला है ये। क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा था, जहां पर युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। फिर युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी, जिसमें ब्रिटिश भारत और देसी रजवाड़े दोनों प्रतिनिधित्व में शामिल होंगे। फिर कहा गया था कि ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत अगर नए संविधान को स्वीकार नहीं करना चाहता है तो वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रख सकता था। ये सारे क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव थे।
और क्रिप्स मिशन जब भारत आया था तो वहां पर प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था उस समय प्रधानमंत्री, जब भारत आया था क्रिप्स मिशन। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों पर गठित राष्ट्रीय सरकार तथा सॉरी गठित सरकार गठित राष्ट्रीय सरकार अथवा समानांतर सरकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? इनकरेक्ट पूछा जा रहा है यहाँ पर, कौन से इनकरेक्ट हैं? तो खेरा जो सत्याग्रह है गुजरात रैयती सरकार से, तो खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, आप सभी को पता होगा। कब? 1918 में सत्याग्रह के लिए जाना जाता है। समानांतर सरकार का गठन खेरा में नहीं किया गया था, ये चीज ध्यान रखना है। तो ये वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो गलत ही पूछा जा रहा था, पहला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? कौन सा चीज का? कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किसने किया? तो करेक्ट हो जाएगा, उषा मेहता के द्वारा किया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 या 9 अगस्त 1942 माना जाता है ना, 1942। चलिए अगला है, इसका प्रस्ताव मई में आया, इसमें सभी अभी भी भारत को विभाजन मुक्ति रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रति से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होगा। यह स्टेटमेंट दिया गया, किसका स्टेटमेंट है? कहा जा रहा है उपरोक्त कथन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट दिया गया है कौन से समय में? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा दिया गया था। और उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? एटली था, एटली। तो 19 फरवरी 1946 कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, जहां पर यह मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। कब पहुंचा था? 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचता है और अपनी रिपोर्ट तैयार करके देता है। कब? 16 मई 1946 को रिपोर्ट प्रकाशित कर देता है। ये सारा डेट आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास निम्नलिखित में से कौन सा विभाग था? इनको जो डिपार्टमेंट मिला था खाद्य और कृषि का। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली द्वारा की गई घोषणा के अनुसार ब्रिटिश द्वारा किस तिथि तक भारत को छोड़ दिया जाना तय हुआ था? अभी मैंने ऊपर बताया आपको 20 फरवरी 1947 का मामला था, तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा 30 जून 1948। ठीक है, 30 जून 1948। आगे देखिए, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटिश सम्राट कौन था? ये वाला बउआ वाला प्रश्न है। जॉर्ज सिस्टम था, जॉर्ज 6 था। सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में बिहार के किस क्रांतिकारी ने भाग लिया? राइट आंसर हो जाएगा फणींद्र नाथ घोष ने भाग लिया था 1928 में। वर्ष 1918 में मुंबई में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता बिहार के किस व्यक्ति ने की थी? ये थे हसन इमाम थे। पटना में इनका जन्म हुआ था और भारत के प्रतिष्ठित वकील में से एक जाने जाते हैं ये। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार की प्रमुख रचनाओं में से एक फिरंगिया किसके द्वारा रचित है? फिरंगिया की रचना की गई थी मनोरंजन प्रसाद सिन्हा जी के द्वारा। ठीक है, और इसी तरह और भी बाबू रघुवीर नारायण के द्वारा जो रचना हुई थी बटोहिया, लिख लो आप लोग, बटोहिया की रचना की गई थी इनके द्वारा। और भी कई सारी रचनाएं जो कि आपको ध्यान रखना होगा। और जैसे कि नागार्जुन की रचना में आ जाएगा, नागार्जुन की रचना लिख लीजिए आप लोग, बलचन्नमा, फिर पत्नहीन और पत्नहीन नग्न गाछ, मतलब पत्तों से गिरा हो, जिसमें गाछ में पत्ते ना हो। फिर है दुखमोचन भी नागार्जुन की ही रचना है। विद्यापति की रचनाओं में अगर देखोगे आप लोग तो कीर्ति लता हो जाएगा। कौन सा? कीर्ति लता। उसके बाद कीर्ति पताका हो जाएगा, पदावली। ये सभी विद्यापति की रचनाएं हैं। ये सारा स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। अगला प्रश्न है, बिहार का तत्कालीन उपराज्यपाल कौन था जिसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को वार्ता के लिए आमंत्रित किया था? राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड गेट। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब विकल्प सी कुंवर सिंह ने। वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं थे इससे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस जेल से जयप्रकाश नारायण फरार हो गए थे? तो ये जेल था हजारीबाग का जेल से फरार हुए थे। नवंबर 1942 में दिवाली के त्योहार के जब अधिकांश जेल कर्मी छुट्टी पर थे, तभी उसी समय जयप्रकाश नारायण फुर्र हो गए। अगला है, बिहार के प्रथम भारतीय एडवोकेट जनरल कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलदेव सहाय। तत्कालीन बिहार में घटित मुंडा विद्रोह के नायक बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? इनके गुरु का नाम था आनंद पांडे। 1937 में बिहार में गठित प्रथम मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था?
सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, मोहम्मद यूनुस ने किया था। अगला प्रश्न है, बिहार में आजाद दस्ता निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान सक्रिय था? सही जवाब इसका क्या होना चाहिए भाई? तो इस भारत छोड़ो आंदोलन के समय था 1942। अगला देखिए, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? स्टेटमेंट दिया गया था सरदार पटेल जी के द्वारा। 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के किस शहर में आयोजित किया गया था? यह हुआ था पटना में। 27वां अधिवेशन का आयोजन पटना में हुआ था 1912 में। यह 27वां एडिशन था। 1919 से 20 के दौरान बिहार के दरभंगा क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? यह हुआ था स्वामी विद्यानंद जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज कमांडर को 1855 में संथालों ने हराया था? सही जवाब है मेजर बारो को हराया था 1855-56 संथाल परगना जो, ठीक है। और ये भागलपुर के जो पीपरपैंती है ना, पीरपैंती जगह का नाम है, पीरपैंती, इसी जगह पर हराया था इसने 1855 ईस्वी में अंग्रेजों को। और उस समय कमांडर कौन था? मेजर बरो। उस समय अंग्रेजी कमांडर था मेजर बरो, यही आया था, इसी को हराया था वहां के संथाल लोगों ने। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कैद कर किस जेल में रखा गया था? यह बांकीपुर का जेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? सही जवाब हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा। 1922-23 में बिहार के मुंगेर में किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? ये ना क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है, ये थोड़ा लंबा मामला है। 1922-23 में मुंगेर में गठित हुआ था ये किसान सभा, और यही शुरुआती किसान सभा संगठन में से एक था, जिसका उद्देश्य था कि किसानों की समस्याओं को संगठित रूप से उठाया जाए और जमींदारी प्रथा के खिलाफ आवाज बुलंद किया जाए। इस संगठन में कौन कौन थे? तो शाह मोहम्मद जुबैर थे अध्यक्ष, और श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष चुने गए थे। तो ये शाह मोहम्मद जुबैर थे अध्यक्ष, ठीक, और श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष थे, ठीक है, उपाध्यक्ष, ये ध्यान रखना आप सभी को। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा। कौन कौन? 1 और 2। चलिए आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय गोलीकांड के शहीदों के निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? इनमें से कौन शामिल नहीं होगा? तो जगत नारायण लाल इसमें शामिल नहीं था। और ये ना 11 विद्यार्थियों का समूह था, जिसमें शामिल कौन कौन से थे? तो 7 छात्र थे। 7 छात्र में उमाकांत प्रसाद सिन्हा थे, और इनके साथ सतीश प्रसाद झा थे, देवीपत चौधरी, राम गोविंद सिंह, राजेंद्र सिंह, जगपति कुमार, रामानंद सिंह, ये सभी गोलीकांड में शहीद हो गए थे। और इसी के बाद पटना में हड़ताल का आयोजन किया गया था। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये थे जयराम दास दौलतराम। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? चलिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया 71 से अब। तो ये जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम को चुना गया, विकल्प डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हाल ही में देश का 58वां टाइगर रिजर्व बाघ अभ्यारण्य किससे घोषित किया गया है? सही जवाब विकल्प सी, माधव राष्ट्रीय उद्यान। और ये माधव राष्ट्रीय उद्यान 58वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा। और ये कहां पर है भाई? ये एमपी के शिवपुरी जिला में है। एमपी का शिवपुरी जिला है, वहीं पर है ये। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कहा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। यही मैं बार बार बोलता हूं, पूछ दिया जाता है सत्य है सही नहीं है, इसमें से कौन सा सही नहीं होगा ये बताना है इसमें से आपको। तो देखिए, पहला है, देश के राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र के मामले में मध्य प्रदेश पहले, अरुणाचल प्रदेश दूसरे और झारखंड तीसरे स्थान पर। बाबा ये गलत दिया गया है। इस मामले में ना पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है, दूसरे में अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे में छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तीसरे में छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड नहीं आएगा, छत्तीसगढ़ लिख लीजिएगा। इस वजह से गलत हो गया। दूसरा यहां पर दिया गया है, वन क्षेत्र में क्या है? वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्यों में मिजोरम प्रथम, गुजरात दूसरा और छत्तीसगढ़ तीसरा है। तो यहां पर भी ये गलत हो जाएगा। तीसरे स्थान पर कौन है? ओडिशा है। तीसरे स्थान पर भाई कौन है? ओडिशा हो जाएगा। दूसरे पर कौन है? गुजरात है। और पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर इसमें मिजोरम है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट का प्रथम प्रकाशन 1987 में हुआ था, 1987 में किया गया था। फिर 2 वर्ष के बाद फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भारत स्थिति रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। और 2023 का जो रिपोर्ट हुआ था, इसके अकॉर्डिंग भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है? 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, 7,15,343 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। तो ये वाला भाई सही है। पहला दूसरा गलत था। कहा जा रहा है कौन सा सही नहीं है, तो पहला दूसरा सही नहीं था। चलिए आगे है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया? मोदी जी को बहुत सारा सम्मान मिला भाई, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, कई सारे देश के द्वारा दिया गया। तो इसका राइट आंसर वैसे होगा कुवैत के द्वारा
और भी अलग अलग देश द्वारा सम्मान मिला है, तो वो सब देख लेना आप लोग करंट अफेयर्स में। तो प्राइज से संबंधित एक वीडियो बनाया गया है, हाल ही में जो प्राइज मिला है, तो जो भी प्राइज है, चाहे वो फिर ऑस्कर अवार्ड हो, चाहे क्रिकेट की दुनिया में हो, कोई भी अवार्ड हो, 1 घंटे का वीडियो है, इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, सर्च कर लेना जा करके आप लोग। और इस वीडियो, ये वीडियो जब एंड होगा ना, वहां पर आपको शो होने लगेगा वो वाला। हाल ही में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ओमान में। हाल ही में यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में किन भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए, श्रीमद् भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, कौन सा या से सही है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो 1 बाय 1 स्टेटमेंट को रीड करेंगे, उसके बाद बताएंगे कौन सा सही है कौन सा गलत। पहला, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 10वीं वर्षगांठ 8 अप्रैल 2025 को मनाई गई, बिल्कुल सही दिया गया है ये, ठीक। उसके बाद है दूसरा, इस योजना के तहत अधिकतम 20 लाख रुपए की राशि ऋण के तौर पर प्रदान की जाती है, ये भी सही है। तीसरा, इस योजना के तहत ऋण 4 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं, शिशु, किशोर, तरुण और किशोर प्लस। तो यहाँ पर ये वाला क्या है, ये वाला सही है गलत है? ये ना कुल 4 श्रेणी में जो होता है, शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस में होता है, किशोर प्लस नहीं, ये तरुण प्लस होता है, तरुण प्लस में होता है। तो ये वाला गलत हो गया, एक वर्ड के वजह से, किशोर के वजह से। तो यहाँ पर करेक्ट कौन सा हो जाएगा? 1, 2 और 3 हो जाएंगे, विकल्प डी यहाँ पर सही हो गया। यहाँ पर विकल्प डी ही होगा ना भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? विकल्प डी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 20 लाख रुपए का बात तो है नहीं, अलग अलग जैसे कि 5 लाख, ये तो मैंने देखा ही नहीं। 20 लाख नहीं है, 5 लाख से 20 लाख तक का है। जो शिशु ऋण होगा ना, शिशु ऋण में 50,000 रुपया है, किशोर में 50,000 से प्लस है, ठीक। इस तरह से ये डिवाइड किया गया, तो ये भी गलत हो जाना चाहिए, ठीक है, ये भी गलत होना चाहिए। और वैसे 20 लाख तक की तो बात तो है यहाँ पर, तो क्या कहा जा रहा है, अधिकतम 20 लाख रुपए, ये सही होगा, ठीक है, ये सही होगा। केवल 1 और 2 टिक कीजिए इसमें, विकल्प ए। हाल ही में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा ऐसे सही है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं 1 बाय 1 स्टेटमेंट को पढ़िए पहले। यहाँ पर है 2020-25 की अवधि में विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक यूक्रेन, ठीक है, अभी लड़ रहा है युद्ध। 2020-25 की अवधि में विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक अमेरिका दे रहा है उसको। भारत के हथियारों का शीर्ष आपूर्तिकर्ता देश रूस, फ्रांस और इजराइल, ये भी सही है। तीनों करेक्ट है यहाँ पर, तो 1, 2, 3 सही हो गए। हाल ही में 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पुरस्कार वाला वीडियो जाकर के देख लेना अभी आप लोग, ये वीडियो जब एंड होगा वहां पर शो होने लगेगा कार्ड के रूप में, उस पर क्लिक करना, अभी देख लेना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, विनोद कुमार शुक्ल को। हाल ही में जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भिन्न देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? इंडिया का जो यहाँ पर प्लेस है हो जाएगा 96 हो जाएगा। अगला है, हाल ही में जारी राजकोषीय वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? सही जवाब हो जाएगा, ये ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। और इससे पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? राजीव कुमार, उन्हीं की जगह पर ये आए हैं ज्ञानेश कुमार। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 जो हाल में चर्चा में रही पुस्तक है, दूसरा है सूची में लेखक, उससे संबंधित लेखक के बारे में। चलिए इसको मिलान करते हैं, कौन सा लेखक किससे संबंधित है। द सर्किल ऑफ लाइफ मूर्ति की रचना है, सुधा मूर्ति की रचना है ये, ठीक है। और द न्यू आइकन सावरकर एंड फैक्ट्स अरुण शौरी की रचना। वॉइस ऑफ द वॉइसलेस ये हो जाएगा दलाई लामा, ये सब दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी। 1, 2, 3, 4 होना चाहिए इसका, 1, 2, 3 और 4, विकल्प भी सही है। हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत सरकार द्वारा चलाए गए अभियान का क्या नाम था? इस अभियान का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। हाल ही में 1 जनवरी 2026 को प्रारंभ कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद का नया अस्थायी सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुवैत। आगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और कूट का उपयोग करके सही विकल्प का चयन करना है। तो जो सूची 1 में दिया गया है प्रमुख पद है, सूची 2 में दिया गया प्रमुख वर्तमान पदाधिकारी हैं। देखिए उपराष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन है भाई बताओ? उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, ठीक। मुख्य न्यायाधीश कौन है? सूर्यकांत शर्मा, ठीक, जस्टिस सूर्यकांत शर्मा। फिर राज्यसभा महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। और लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह। ये हो जाएगा कौन सा? देखिए पहला का तीसरा हो गया, दूसरा का दूसरा हो गया, पहला का तीसरा, दूसरा का दूसरा, फिर पहला चौथा, तो विकल्प बी। आगे देखिए, हाल में ही आयकर विधेयक 2025 की विस्तृत समीक्षा के लिए गठित प्रवर समिति स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर इसका जो होना चाहिए विकल्प कौन सा होगा? विकल्प ए हो जाएगा, बैजयंत जय पांडा को। हाल ही में मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? वृंदावन से ही समझ आ गया होगा भाई,
ये कौन सा योजना है, किसके द्वारा? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसको लागू किया गया। आप लोग उत्तर प्रदेश टिक ना करना भाई। हाल ही में सरस्वती पुष्करालु क्या है, सरस्वती पुष्करालु कुंभ 2025 का आयोजन कहां किया गया? सही जवाब इसका हो जाएगा कौन सा? विकल्प डी हो जाएगा, तेलंगाना में। क्लियर है? हाल ही में स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर इसका होना चाहिए विकल्प सी, उत्तराखंड। अगला है बिहार बजट 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में 7 निश्चय 2.0 योजना के लिए कितना आवंटन किया गया था? अब तो 2026-27 का बजट भी आ गया भाई, इसको भी देख लेना आप लोग। विकल्प बी होगा 5,972 करोड़, इसमें जो ऐड हुआ होगा 2026-27 में उसको देख लेना आपको। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में निम्नलिखित जिलों में किस समूह के क्रमानुसार सबसे अधिक दर्जा वर्षा दर्जा है? तो वर्षा सबसे अधिक कहां पर है? इसका तो सही है बी। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कौन सा? ये होना चाहिए विकल्प ए, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया में सबसे ज्यादा, यही होगा ना? सॉरी, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया होगा। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया लिखिए, कटिहार नहीं होगा इसमें। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का वनावरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % होगा? ये हो जाएगा 8%। हाल ही में बिहार सरकार के राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला सदस्य को व्यवसाय शुरू करने के लिए कितनी राशि प्रदान की गई? घूस देकर वोट लिया गया अभी हाल ही में, और वर्तमान सरकार है ये। सवाल तो उठना चाहिए, इस पे उठा भी सवाल। 10,000 रुपए है। निम्नलिखित में से कौन सा 7 निश्चय 2.0 आत्मनिर्भर बिहार का मुख्य उद्देश्य और संकल्प नहीं है? यहाँ पर बताइए इसमें से कौन सा नहीं होगा? विकल्प सी हो जाएगा, हर घर तक बिजली। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 का राज्य बजट कब प्रस्तुत किया गया? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा 3 मार्च 2025। वर्ष 2025 में शारदा सिन्हा को मरणोपरांत निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा भाई, हो जाएगा विकल्प सी, पद्म विभूषण से। हाल ही में बिहार के किस जिले में माता जानकी मंदिर का शिलान्यास और भूमि पूजन किया गया है? ये हुआ है सीतामढ़ी, विकल्प बी। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार बिहार में महिला हाट कहां स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? महिला हाट की स्थापना जो बात कही गई है, ये हो जाएगा विकल्प सी, पटना में। आखिरी प्रश्न है आज के टेस्ट का। बिहार के नवगठित मंत्रिमंडल से संबंधित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। प्रमुख पद दिया गया पहले सूची में, दूसरे में वर्तमान पदाधिकारी। गृह मंत्री कौन बने हैं? तो भाई गृह मंत्री बने हैं बाबू साहेब सम्राट चौधरी बने हैं, और मुख्यमंत्री तो पता ही है, ठीक, नीतीश कुमार। और स्वास्थ्य मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो इसमें स्वास्थ्य मंत्री जो बने हैं, बताओ आप लोग, स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं भाई? मंगल पांडे जी। खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री कौन बने हैं? तो खाद्य उपभोक्ता और संरक्षण मंत्री बनाया गया है इसमें से लेसी सिंह को बनाया गया, और कृषि मंत्री बने रामकृपाल यादव। ये सारा आपको याद रखना है, तो हो जाएगा इसका विकल्प डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2, 4, 1 और 3। और देख लेते हैं कौन मंत्री कौन कौन बने हैं, एक नजर देख लीजिए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री, विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री राजस्व और भूमि सुधार, खान और भूतत्व मंत्री, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री, रामकृपाल यादव कृषि मंत्री, लेसी सिंह को बनाया गया खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, विजय कुमार चौधरी बनाए गए हैं जल संसाधन संसदीय कार्य मंत्री, सूचना और जनसंपर्क और भवन विभाग मिला है इनको, दिलीप कुमार जायसवाल को मिला है उद्योग मंत्रालय। ये सारा फैक्ट्स आप लोग याद रखना। इसको मैं ना इरेज कर देता हूं एक बार, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो अगर आप तो ले सकते हो। आप लोग ये बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाए 100 में से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।